शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो वहीं विधायक भी अपने सवालों को लेकर काफी उत्साह के सत्र को लेकर दिख रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर विधानसभा स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सत्र के आयोजन से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के साथ सुरक्षा समेत कई बैठकें होनी हैं। इनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि सोमवार के दिन सभी बैठकें सत्र से पहले आयोजित कर ली जाएंगी। काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो इस वक्त विधानसभा में हैं, सचिवालय में है। मेरी उनके साथ बैठक हो चुकी है और सबने कहा है कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हम लोग पहले चला चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि छोटी सी विधानसभा के जितने कर्मचारी हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ मिलके एक अच्छा सत्र चलाएं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जहां विपक्ष भी इस बार खासी तैयारी के साथ सदन में उतरने की बात पहले ही कर चुका है, वहीं विधायकों द्वारा भी जमकर अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की समस्याओं को लेकर सवाल लगाए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि अभी तक 500 से ज्यादा सवाल विधायकों द्वारा लगाए जा चुके हैं। विधानसभा का सचिवालय जो है वो मुस्तैदी से तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और आश्वस्त हैं कि एक अच्छा सत्र हमारा यहाँ देहरादून में चलेगा। सवाल आ गए हैं, 500 से ऊपर हमारे पास सवाल आ गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छी तरीके से हम अपना सत्र इस बार चलाएंगे। इस बार का विधानसभा सत्र जहां कई मायनों में खास होने जा रहा है, वहीं कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काफी समय बाद सत्र का आयोजन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा सत्रों के आयोजन को लेकर बैकडोर से बड़े स्तर पर भर्तियां विधानसभा में की गई थीं, उनमें से 228 कर्मचारियों को विधानसभा अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसलिए कम कर्मचारियों की मौजूदगी में सत्र का आयोजन करना भी एक चुनौती होगा। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि उनके पास जितने भी कर्मचारी हैं, वो सत्र को सही तरह से आयोजित करने में सक्षम हैं। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि इस बार का विधानसभा सत्र जनहित से जुड़े मुद्दों के साथ कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी विपक्ष के द्वारा सरकार पर आक्रामक रूप पहले से ही अपनाने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि जब विधानसभा सत्र का आयोजन होगा तो किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रदेश के विकास को लेकर सहमति बनने के साथ ही विपक्ष के सवालों के जवाब सत्ता पक्ष द्वारा दिए जाते हैं। जन टीवी के लिए उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अधूरे पड़े विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। धन सिंह रावत ने विकास कार्यों के लिए दिए गए बजट को मार्च से पहले 100% खर्च करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और नर्स को भी सम्मानित किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों को हर ग्राम पंचायत स्तर पर जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। कुछ निर्देश दिए थे, उसी क्रम में आज बैठक की हम लोगों ने कि जो विकास के काम अधूरे पड़े हैं उन पे जल्दी गति आ जाए। जिलों में जो पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भेजा गया है उसका 100% खर्चा जल्दी किया जाए। और आज हमने एक राष्ट्रपति पुरस्कार एक टीचर को मिला था हमारे यहाँ, उनको भी सम्मानित किया है। देहरादून में किसानों की महापंचायत चल रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर और उनको पूरा ना होने से सरकार से नाराज है और इसी के चलते महापंचायत कर रहे हैं। किसानों की मुख्य मांगे हैं सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे। इसके अलावा किसान लगातार कर्ज माफी की मांग भी कर रहे हैं।
देश में हर साल खराब होने पर फसलों का नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रभावी फसल बीमा योजना की मांग भी किसानों ने की है। किसान नेता राकेश नरेश टिकैत ने कहा है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। ना तो उसे गन्ने का समय से बकाया भुगतान मिल पा रहा है और ना ही जमीन का उचित मुआवजा मिल रहा है। जो अपनी राह बनाता है, कोई पर चिन्हों पर चलता है, कोई नरेश टिकैत जी मंच पे। सरकार की कितनी अनदेखी किसानों के साथ हो रही। यहाँ से एक रेलवे लाइन निकल रही ऋषिकेश के पास में को, उसमें जमीन जबरदस्ती जमीन ली जा रही, जमीन का कुछ रेट नहीं दिया जा रहा। तो हम तो यही कह रहे, जमीनों की किसानों की जमीन हाईवे पर जा रही, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, तो क्या होगा। हम यही कह रहे भाई, किसानों की जो समस्या है इन पर ध्यान दे सरकार। पिछले दिनों परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था कि डीजल संचालित ऑटो और विक्रम जो 10 वर्ष पुराने हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनके एवज में उनको सीएनजी विक्रम संचालित करने के लिए परमिट देने की बात की गई थी, जिसको लेकर अब तमाम ऑटो विक्रम यूनियन लामबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा अपनी मनमानी तरीके से ये आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा है कि सरकार द्वारा जिस प्रकार से आदेश जारी किए गए हैं, परंतु आरटीओ द्वारा अपनी मनमानी ढंग से आदेशों को जारी करने की कवायद की गई, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑटो और विक्रम पे जो है बारी है। कल जो है जीसीएन जो आपका आदेश ये दिखा रहे हैं अपना ये इसका पर्यावरण के उसमें ये कह रहे हैं कि आदेश आया है ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो विक्रम हो या ऑटो को बाहर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। इसलिए हमारा ये कहने का है कि सभी लोगों का पहाड़ में रोजगार रहे और हम सब लोग इनके साथ हैं और इसके कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका जो है आंदोलन का समर्थन करते हैं। डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्रा ने डाक पत्थर स्थित शक्ति नहर में छलांग लगा दी, जिसको स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकास नगर लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोनिका अपनी बहन मनीषा के साथ डाक पत्थर आई थी, जहां पर उसके द्वारा अपनी बहन को धक्का देकर भगाकर शक्ति नहर में छलांग लगा दी गई। परिजनों के अनुसार मोनिका मानसिक रूप से परेशान थी, इसलिए इस बात की तहकीकात कर रही है पुलिस, आखिरकार छात्र ने नहर में छलांग क्यों लगाई थी। हम डाक पत्थर बैराज से जो है ना आ रहे थे, तो ये जो है वहाँ पे दुर्घटना है, जो झूले वाला पुल है ना सर, ये झूले वाले पुल से ये लड़की कूदी वहाँ पे, और जो कि मेरे साथ में एक अनीस भाई है, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि लड़की यहाँ पे कूद गई, तो मैं ऐसे कपड़ों समेत अपना ऐसे इनके सामने कूदा। तो उस टाइम पे कोई वहाँ पे नहीं था मौजूद, थे जो कि मतलब पल्ली पार में थे मैं, और उनको मैंने बोला कि कोई आ जाओ, नहीं आए वो। तो फिर एक रिक्शे वाला आ रहा था, उसने बेचारे ने वो रास्ता दिया, वो रास्ता देने के बाद फिर उसको जो है वहाँ से निकाल ली गई वो। उसके बाद शायद इनकी कुछ क्या है, अब ये सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे मैं भी वापसी इनके सामने पे आ गई। 12:15 बजे लगभग हमें सूचना मिली कि शक्ति नहर में एक महिला द्वारा छलांग मार दी है। तो पुलिस व स्थानीय लोगों द्वारा जहाँ से छलांग मारी थी उससे थोड़ी आगे से इसको निकाल दिया गया था और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकास नगर ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे डॉक्टरों द्वारा इसको मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों के अनुसार ये जो लड़की है इसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी, ये दिमागी तौर पे थोड़ी सी परेशान थी, जिसका इलाज चल रहा था और इसी वजह से उसने जो है कूद मारी। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक बयान खूब वायरल हुआ, जिसमें भाजपा पर निशाना साधने के साथ साथ करण महारा ने कांग्रेस के भीतरघाती नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो बैठते तो कांग्रेस में हैं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड्स को बीजेपी में ज्वाइन कराने का काम करते हैं। इसी बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि गर्लफ्रेंड कल्चर से कांग्रेस का पुराना नाता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से करण महारा ने भाजपा को दूषित मानसिकता वाला बताया है।
उन्होंने कहा है कि जिसकी मानसिकता दूषित होगी उसको कोई भी चीज खराब ही लगेगी। अगर किसी महिला से किसी पुरुष की मित्रता है तो उसे गर्लफ्रेंड ही कहा जाता है। इस शब्द में कहाँ गलती है। उन्होंने आगे कहा कि जिसकी आंखों में मन में दोष है उसको हर चीज में दोष ही दिखाई देगा। जिसकी मानसिकता दूषित होगी उसको कोई भी चीज़ खराब ही लगेगी। अगर आप कृष्ण की जीवन को पढ़ें, कृष्ण ने द्रौपदी जी को सखा कहा है 10 बार। और अगर किसी से मित्रता है, किसी महिला की किसी पुरुष के साथ मित्रता है तो गर्ल है तो गर्लफ्रेंड ही कहा जाता है। वो शब्द में कहाँ गलती है। जिसकी आंखों में मन में दोष है उसको हर चीज़ में दिखाई देगा। करण मेहरा तो उस पार्टी का है जिसकी महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान किया, जिसकी महिला जो एक शहीद की विधवा है सोनिया गांधी जी, उनको जब जर्सी गाय कहा, उनको जब बार वाला कहा तो भी उन्होंने नफरत नहीं करी। उनका बेटा आज भी नफरत हटाओ भारत जोड़ो कह रहा है। बद्री केदार मंदिर समिति ने प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से शीतकालीन यात्रा के लिए बात कही है उसके मद्देनजर समिति ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। उनका कहना है कि पहले चरण में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसमें ओमकेश्वर, उनकेश्वर, त्रियुगी नारायण और जोशी मठ के नरसिंह मंदिर को शामिल किया गया है। प्रदेश में शीतकालीन के दौरान भी यात्राएं शुरू हो इसके लिए तैयारियां कर दी गई है। केदारनाथ जी का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ के उसके विकास और उस परिसर के एक्सटेंशन के लिए हमने एक बड़ा अभियान हाथ में लिया है। और इसके हमारी प्रथम चरण की डीपीआर तैयार हो चुकी है, सेकंड चरण की डीपीआर भी उसकी तैयार हो रही है। तो उसमें वहाँ पर हम उसका मंदिर परिसर का पूरा विस्तारीकरण, उसके सौंदर्यीकरण, वहाँ पर पार्किंग इत्यादि की सुविधाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष जनवरी से हम वहाँ पर उस निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देंगे। डीएवी पीजी कॉलेज में इस वक्त राजनीति माहौल चरम पर है। वहीं हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर जैन के साथ खास बातचीत की। मौजूद हूँ डीएवी पीजी कॉलेज में। डीएवी पीजी कॉलेज काफ़ी दिनों से सुर्खियां बटोर रहा है, चाहे वो निर्णय लेने का मामला हो, चाहे छात्र राजनीति का मामला हो। इसी उपलक्ष्य पे मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्राचार्य के आर जैन। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या राजनीतिक माहौल है, किन कारणों से यह निर्णय लेना पड़ा। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न कि आपने एक निर्णय लिया है, आपकी कमेटी ने एक निर्णय लिया है कि जो भी यहाँ पर राजनीति से प्रेरित प्रोफेसर होंगे या नॉन टेक्निकल होंगे उनको उससे इस्तीफा देना पड़ेगा या वो कॉलेज को छोड़ दें। क्या आखिर मामला है ये? उसमें कॉलेज को छोड़ने की बात नहीं लिखी गई है कहीं भी। उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि वो किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। अगर सदस्य हैं ना सदस्य बनेंगे ना सदस्यता ग्रहण करेंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। नौकरी छोड़ देंगे ये तो कहीं नहीं लिखा है उसमें डिक्लेरेशन में। सर, किन कारणों से यह निर्णय लेना पड़ा, आखिर किन मुद्दों को उठाया गया जो कि आपको यह निर्णय लेना? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कॉलेज से जो कुछ हमारे शिक्षक साथी हैं उन्होंने किसी पार्टी को कॉलेज में ज्वाइन किया कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं और उसकी फ़ोटो खींच के फेसबुक पे डाली, व्हाट्सएप पे डाली। वो जो फ़ोटोज़ थी वो फ़ोटोज़ जो हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ तक पहुँची। उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है कि कॉलेज से कुछ टीचर इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और डेली न्यूज़पेपर में छपता है कि आज डीएवी कॉलेज का जो टीचर है इस पार्टी में महानगर अध्यक्ष बन गया है, आज यहाँ का मंत्री बन गया है, आज वहाँ का प्रदेश का प्रकोष्ठ बन गया है। ये सब न्यूज़ मैनेजमेंट के पास जा रही थी। तो मैनेजमेंट ने एक लेटर मुझे भेजा 28/9 को कि आप टीचर्स को अवगत कराइए कि इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। अगर इससे कोई कॉलेज की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो उनके खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य होंगे। सर, इस निर्णय लेने में कौन कौन सी कमेटियां गठित थी? क्या आपने किसी के टीचर के ऊपर कुछ वैसी व्यंग कहा था जिससे वो समझ सकते हैं कि क्या उनके ऊपर व्यंग था? कुछ आपने किसी टीचर के ऊपर भी कुछ कहा था? कब कहा मैंने? कौन से टीचर पे का नाम बताइए? कुछ बातें तो सर नाम बताइए हमें। नहीं, कुछ बातें आ रही थी सर। नहीं, नाम बताइए कौन टीचर है, किस पे मैंने किया है? मैंने ऐसा कहीं नहीं, कभी नहीं कहा, मैं कहता ही नहीं कभी। मैं तो जैन आदमी हूँ, मक्खी मच्छर भी देख के इधर उधर से निकल जाता हूँ, तो मैं ऐसे बोल नहीं सकता टीचर के बारे में। तो सर, अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जो यह कार्यवाही करने जा रहे हैं सर, कभी कुछ ये कार्रवाई नहीं है, दिस इज नॉट ए कार्रवाई, दिस कार्रवाई नहीं है, ये डिक्लेरेशन है।
अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं तो हम सोचें कि हम कॉलेज के टीचर है या पार्टी पॉलिटिक्स हमारी प्रायोरिटी है। उनको प्रायोरिटी तो चूज़ करनी चाहिए। तो हमारे साथ थे डॉक्टर के.आर. जैन। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इनका किसी भी टीचर या किसी भी प्रोफेसर के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई, कमेटी ने निर्णय लिया है, इनका इससे कुछ भी वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। और 26 तारीख तक सभी प्रोफेसर, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल स्टाफ हैं, वो यहाँ पर अपनी 2 पेज की इनकी एक है, एक पेज का एक दस्तावेज, उसको वो भरें, उसको वो जमा करें। कैमरा पर्सन गगनदीप के साथ मैं यशराज आनंद, जन टीवी देहरादून। कलजीखाल ब्लॉक के ग्राम पंचायत नलई में जल जीवन मिशन के तहत हुए कार्यों में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसमें गांव के ठेकेदारों के द्वारा 140 कनेक्शन दिखाए गए, जबकि धरातल पर केवल 70 कनेक्शन ही लगाए गए हैं। समाज सेवी कोमल नेगी ने बताया कि विभागीय कर्मचारियों, ठेकेदारों और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से इस भ्रष्टाचार को किया गया है। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की थी, जिसके बाद मौके पर विभागीय अधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया। वहीं डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच अधीक्षण अभियंता द्वारा की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कि जो विभाग ने 140 कनेक्शन दिखाए हैं वो धरातल पे 60 और 65 पे सिमट के रह गए हैं। और रही काम की गुणवत्ता की बात, तो आप देख सकते हो कि कहीं पे तो यूनियन भी गुम है, कहीं पे 2 मीटर का टुकड़ा और कहीं पे 5 मीटर का टुकड़ा है, जबकि विभाग के द्वारा 10 मीटर और 30 मीटर का रेंज दिया गया है कि इस रेंज में हमने घरों में कनेक्शन दिए हैं। और इसकी लगभग पूरी स्पष्टीकरण भी हो चुका है और इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। इस संबंध में एक शिकायती पत्र मुझे मिला था और उस शिकायती पत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस पर्टिकुलर विलेज में जो स्कीम है उसकी अनियमितताओं को इंगित किया गया था। तो इस क्रम में ऐसी जल निगम के स्तर से हम लोगों ने जांच के मेरी तरफ से निर्देश गए थे और उस जांच में अभी जांच अभी चल रही है, लेकिन जो एसई साहब का कहना है कि स्पॉट इंस्पेक्शन हो चुका है और जल्दी इसमें रिपोर्ट सबमिट होती है और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। दोषी के साथ पूरा उसका वो होना चाहिए, मतलब पैसा वापस उनको, उनके ऊपर जितना भी पैसा उन्होंने घपला कर रखा है रिकवरी, मतलब सख्त से सख्त सजा, ताकि आने वाले समय में आगे भविष्य में कोई आदमी इस किस्म का दुरुपयोग न करे। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने प्रदेश सरकार द्वारा मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित चिंतन शिविर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। सरकार को प्रदेश की चिंता करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन करना पड़ रहा है। इससे साफ है कि सरकार विकास को लेकर धरातल पर काम नहीं कर पा रही है। सरकार में बैठे मंत्री और अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को चिंतन शिविर आयोजित कर सभी को एकजुट कर योजनाबद्ध तरीके से पहाड़ और प्रदेश के विकास के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूमाफिया, शराब माफिया, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, परंतु सरकार द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। प्रेस वार्ता इसमें चिंता शिविर के उसमें डबल इंजन की सरकार होते हुए उत्तराखंड सरकार को चिंता शिविर करने की क्या जरूरत पड़गी? जो लाखों रुपए जनता का फुजूली खर्च हुआ जा रहा है और आलिशान कमरों में बैठकर ये चिंता शिविर कर रहे हैं, तो पहाड़ों में जो पायन हो रहा है तो पहाड़ों का पता कैसे चलेगा इन्हें? इन्हें वहीं पर हकीकत जमीनी स्तर में जाकर पहाड़ी क्षेत्रों में देखना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है। स्वास्थ्य बदहाल है, शिक्षा बदहाल है, रोड बदहाल है। तो पहाड़ों में जो युवा पलायन कर रहे हैं तो भूमि माफिया को इन्होंने पनपाने का वो कर रहे हैं। अगर जमीनी स्तर में अगर ये क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो जमीनी स्तर में जाए और जमीनी स्तर में जाकर वहां की समस्या का समाधान निकाले और आलिशान कमरों में बैठकर दिशा निर्देश न देते हुए जमीनी स्तर में काम करेंगे। काफी बार मैंने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दे चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार मैंने ज्ञापन दिया, पर इन्होंने नजरअंदाज किया। तो जहां तक देखा जाए सोहा खोले का जो पेट्रोल पंप है तो पहाड़ का उन्होंने खुद स्वामी ने ट्रीटमेंट कर दिया और सरकार एक छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही ऑल वेदर रोड के नाम में। जब ये छोटा एक ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है तो ऑल वेदर रोड के नाम में कहां ट्रीटमेंट होगा इनका? काठ गोदाम हैंडा खान मार्ग के पिछले 15 दिनों से बंद होने के चलते अब ग्रामीणों को फौरन राहत देने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है। ये मार्ग जामरानी के पास गोला नदी में ह्यूम पाइप डालकर रौसिल गांव तक जोड़ने जाने की कवायद चल रही है। जामरानी से रौसिल तक की दूरी करीब 4 किलोमीटर की होगी।
उम्मीद जताई जा रही है कि ये मार्ग अगले 2-3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे फिलहाल छोटी गाड़ियां आवाजाही कर सकेगी। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जामरानी से गोला नदी से बनाए जा रहे मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही अजय भट्ट ने कहा कि स्थायी समाधान के लिए प्रयास जारी है, जिसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि यदि जामरानी गोला नदी से रौसील तक अस्थायी रास्ता बन जाता है तो ग्रामीणों को फिलहाल राहत मिल सकती है। आजकल शादी का सीजन है, विवाह है और साग सब्जियां हैं, मंडी जा नहीं पा रही है और जो है गाड़ी का किराया भी दुगना हो गया है। बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर जेसीपी लगाई गई हैं। कहा जा रहा है कि 6-7 दिन में खुल जाएगी। अब देखना है कि कब तक खुलती है। जमरानी का पल्लगानी तोक जो है गांव का, उस पर नदी में बड़े पाइप डाल के, ह्यूम पाइप डाल के ऊपर से हमारी छोटी गाड़ियां निकल जाए नदी में, ये हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है जिस गति से काम चल रहा है कल तक ये मार्ग खोल दिया जाएगा, ताकि कुछ सामान, दवाई, आवश्यक चीजें, दैनिक उपयोग की चीजें गाँव। राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल और जल योजना को लेकर सरकार साकार करते हुए अब छोटे इलाकों में भी बोरवेल के साथ ही पानी की टंकी के निर्माण का काम राज्य सरकार ने तेज कर दिया है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद दुर्गा मल पार्क में नए और हेड टैंक का उद्घाटन करते हुए नीबूवाला में एक नए टन का ऐलान भी कर दिया है। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ी आबादी को पीने का पानी पूरे परिसर के साथ समय से मिल सकेगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आमजन को पेयजल समस्या से प्राप्त हो, ये राज्य सरकार का प्रयास है। मैं जब 4 करोड़ 13 लाख की लागत से ओवरहेड टैंक व पेयजल लाइन का लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर घर नल हर घर जल जो उनका नारा है उसको हम साकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी और इस ओवरहेड टैंक के बनने से, राजन लेन के बिछने से यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि हमारी सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनता। किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर डोईवाला के दर्जनों किसान राजभवन कूच के लिए रवाना हुए। राजभवन कूच में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद रहे। इस दौरान किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि सरकार ने जब 3 कृषि कानून वापस लेने पर कहा था सभी किसानों पर हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मगर अभी तक मुकदमे वापस नहीं हुए हैं और ना ही किसानों की पकड़ी हुई गाड़ियां वापस की गई है, जिन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक एमएसपी पर कानून भी नहीं बनाया है। इन्हीं मांगों को लेकर आज किसानों द्वारा राजभवन कूच किया जा रहा है। हमारा राजभवन कूच का कार्यक्रम है जो संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र की ओर से किया गया है और हमारा यहाँ पर महासम्मेलन भी हो रहा है। उसका जो हमारा जो केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून वापस लिए थे उसमें कुछ शर्तें और थी किसानों की, जिसमें किसानों को मुकदमे हैं और शहीद किसान का दर्जा है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो है एमएसपी की मांग है। एमएसपी की गारंटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है, उसके खिलाफ आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। देश भर के सारे राजभवनों पर आज का कार्यक्रम और इसी के निमित्त आज देहरादून में भी राजभवन कूच का कार्यक्रम है। ये इसके लिए सारे किसान जो पूरे उत्तराखंड से कोने कोने से आज देहरादून में पहुंच रहे हैं और आज का नेतृत्व जो है कार्यक्रम का वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। सत्ता से दूर होने के बाद पूर्व विधायकों को जनता के कार्य कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक पार्टी के पूर्व विधायक लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायकों द्वारा एक संगठन बनाया जा रहा है जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियों के पूर्व विधायक मौजूद रहेंगे। इस संगठन का कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वागत किया है।
राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य था उसको लेके विभिन्न जगहों में यात्राएं निकल रही है। ये 4 दिन की पद यात्रा हरीश रावत जी के नेतृत्व में निकली है और जिस तरीके से लोग घरों से निकल के स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उससे लगता है कि परिवर्तन की बहार है और लोग राहुल गांधी के सौहार्द को बढ़ाने वाला जो उनका माहौल है कि देश को एकता के बंधन में बांधा जाए, नफरत को मिटाया जाए, उससे लोग सहमत है। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को देख के लोग परेशान है, इसलिए कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस शब्द ने ही अपने आप में लोगों के मन में एक बड़ी हलचल पैदा की और राहुल गांधी जी की निरंतर ये 3 महीने की तपस्या ने अब लोग जो है इसके महत्व को समझ रहे हैं और हर कोई इस यात्रा के साथ 2 कदम चलना चाह रहा है और यही हमारा लक्ष्य है कि हर कोई 2 कदम चले। जब कदम मिलेंगे तभी भारत जुड़ेगा, तभी भारत महान बनेगा। इसी के साथ